आ गए सब लोग? आफरा, अमन, मोहित, संजय, शुभ्रा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग। Bond, covalent bond, and coordinate bond. Part of covalency. यहाँ पे होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड। So we are here favorable condition for formation of ionic bond. Good evening, sir. सलीम, क्या हाल चाल? सही है सर। आज प्रिंस का बर्थडे है क्या? यस सर, आज बर्थडे सर। बर्थडे की पढ़ा नहीं जाता? यस सर। बर्थडे के दिन स्टडी नहीं होती है? नहीं सर, होती है सर। आ रहा होगा सर, 4:15 पता है। हमें तो यही होता था कि जहाँ बर्थडे होता पेरेंट टीचर कुछ कहते नहीं थे, है ना? क्यों यार? नहीं सर। बर्थडे बॉय को स्कूल में कोई पनिशमेंट नहीं मिलता था। ठीक है,
ये 3 बॉन्डिंग है जिसकी बात हम लोग करते थे। एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कुछ कंडीशंस मैंने पिछली क्लास में बताई थी, फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में highly favorable for ionic bond formation. Ionic bond formation. Favorable condition for ionic bond formation. तो इसमें जो पहली कंडीशन हमने बताई थी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए बिटवीन टू एटम्स। ग्रेटर देन 1.7। दूसरा है कैटायन जो बनता है और एनायन जो बनता है उनके साइज कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। सवाल ये था व्हाट विल हैपन अगर कैटायन एंड एनायन के साइज अनइक्वल है। If Rc plus and Ra minus are having big difference, तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी डेवलप्ड। According to Pajan rule. अगर कैटायन एंड एनायन के साइज आपस में बराबर नहीं है तो इन प्रिंस हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स। थैंक यू सर। ये कुछ लाओ चॉकलेट वगैरह है। अताउर रहमान भूखा बैठा है सर। जरूर जरूर सर। लाओ सर लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन खिला दो यार, बना के भेज दो मैसेज। जब पढ़ाई ऑनलाइन होगी तो बर्थडे भी ऑनलाइन ही मनाया जाएगा। ठीक, तो कैटायन और एनायन के साइज आपको अगर आपस में बराबर नहीं है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जो आयनिक बॉन्ड को कमजोर करेगा। ठीक, अब आयनिक बॉन्ड के लिए क्या है? और आयनिक बॉन्ड क्या होना चाहिए? लार्जर कैटायन, स्मॉलर एनायन, लोअर चार्जेस और क्या था वो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, आईजीसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कंडीशंस रेज होती हैं आयनिक बॉन्ड के लिए। कैटायन जितना बड़ा होगा आयनिक बॉन्ड तो आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, स्मॉलर एनायन होगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसका उल्टा ले लोगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर का पहचान भूल आ जाएगा। जितना चार्जेस ज़्यादा होंगे उतना ही आयनिक बॉन्ड कम होगा। आईजीसी मीन्स इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन टाइप स्ट्रक्चर। और रिवर्स कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, रिवर्स कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर
इसी का उल्टा कर दो तो उस बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, क्योंकि हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं इसलिए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन हो गई। दूसरी जो कंडीशन है उसमें हायर लैटिस एनर्जी, फेवरिंग द आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर। हायर लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर हम एक मोल क्रिस्टल लैटिस लें और उसको एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट आपको ज़रूरत होगी उतना ही एक मोल में जितनी हीट लगेगी वही लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी कहलाती है। या दूसरे वर्ड में बोलें कि एक मोल गैसेस स्टेट का जो क्रिस्टल है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो भी लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। साइन दोनों में अपोजिट ही है। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? जैसे आपके एक तो पहली बात तो ये है कि जितने भी आपके वो हैं आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड होते हैं और अच्छा खासा उसमें डिफाइंड लैटिस होता है। जैसे हम NaCl की बात करें, NaCl, तो एवरीवन नो अबाउट द लैटिस ऑफ NaCl, कहाँ कंडीशन ये कहाँ लोकेट होते हैं। सबको पता है कि कॉर्नर पे Cl माइनस होता है और फेस सेंटर पे Na+ होता है, एज सेंटर पे भी Na+ होता है। सारे एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल बाइट की कैटेगरी में आते हैं। ये दो कैटायन एनायन के बीच की डिस्टेंस हो गई, यानी Rc + Ra-। तो जो लैटिस एनर्जी हो गई वो रिवर्स यानी रेसिप्रोकल हो गई Rc+ और Re-। तो लैटिस एनर्जी जितनी किसी भी कंपाउंड बन रहा है दो एटम से, उनकी लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, आपको डेटा दिया हुआ है, तो उनकी टेंडेंसी आयनिक बॉन्ड की तरफ टेंड होगी, यानी वो आयनिक बॉन्ड को ज़्यादा फेवर करेगी, है ना। तो दिस इज कंडीशन। इन लैटिस को स्टेबल करने के लिए जो भी एनर्जी इसके अंदर होती है, अगर हम देखें तो लैटिस एनर्जी वास्तव में ये होती है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, K और C प्लस A- Q1 Q2 अपॉन C प्लस, अब यहीं से लिया गया। तो ये तीनों कंडीशन को अगर हम मर्ज कर दें तो इसमें जो एज करेगा, ऐसा नहीं एक ही कंडीशन है, हमें तीनों कंडीशन को देखना होगा, साइजेस को भी देखना होगा, हमें देखना होगा लैटिस एनर्जी को, और हमें देखना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में वो नॉर्म्स ना हो रहे हैं, तो दो में हो रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी तीन में अगर दो कंडीशन फेवर है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक सोलो कंडीशन नहीं है कि आप केवल एक कंडीशन के आधार पर बताओ कि नहीं ये आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा, और जिसमें जो थर्ड कंडीशन है और जो फजान रूल है उसमें कंट्रडिक्शन है, इसलिए बहुत सोच समझ के ये बताना है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कब होगा, क्या फेवरेबल कंडीशंस होगी। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको ब्रीफली स्टडी कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते ज्यादातर, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, and third condition is very important,
कि most of ionic compound are soluble in water. Soluble in water. तो कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl को अगर हमने पानी में घोला तो ऑब्वियस है ये घुलेगा, घुल के क्या है, टूट जाएगा तो घुल जाएगा, नहीं टूटेगा तो नहीं घुलेगा। अगर ये टूट जाएगा तो वो सोलूबल हो जाएगा, और नहीं टूटेगा तो सोलूबल नहीं हो सकता, क्योंकि टूटने के बाद कैटायन और एनायन बनता है, उनसे हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, तो जो इनको डिजोल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ 3 एनर्जी होती है, यानी इस सोल्यूशन, इस प्रोसेस की जो इंथैल्पी होगी, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 एनर्जी, जो 2 एनर्जीज, एक तो लैटिस इंथैल्पी और दूसरी होगी हाइड्रेशन इंथैल्पी। एक लैटिस होगी, दूसरी होगी हाइड्रेशन इंथैल्पी। लैटिस ऑफ कोर्स एंडोथर्मिक है, यानी इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। सर रिफ्रेश कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही सर आपकी साफ। आवाज नहीं आ रही है, हरिद्वार में बैठे आवाज कैसे है, ये दूर में बैठे हो। और सबको आवाज आ रही बेटा? लो प्रियांशु, आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? यस सर। जी सर। इसी मतलब रुक रुक के आ रही है सर, ये आ रही है, रुक रुक के आ रही है। हम इसको कंटिन्यूअस बना देते हैं। ये आ रही है। अब आ रही सही? अब आ रही कुछ बढ़िया आवाज ठीक? यस सर आ रही है। आ रही है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था, पहला देखिए, पहला जो कंटेंट है, पहला ये कंटेंट है कि ज्यादातर आयनिक कंपाउंड वाटर में सोलुबल होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ आयनिक। एक तो स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्वेश्चन, इस सोलबिलिटी का कारण क्या है? तो सोलबिलिटी का कारण इनकी इंथैल्पी में खोजा जा सकता है, ये इनका इक्वलाइजेशन रिलेशन होता है। इस सॉल्यूशन की जो इंथैल्पी है, इट इज सम ऑफ लैटिस इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी। लैटिस का मतलब है सॉलिड को हमें ले जाना है गैस में तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो लैटिस का मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ज्यादातर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसका डेल्टा एच निगेटिव ही होता है। इस सॉल्यूशन का डेल्टा एच निगेटिव करने के लिए ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो पहला दूसरे से बड़ा होना चाहिए या दूसरा पहले से बड़ा होना चाहिए? दूसरा। हाँ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को नेगेटिव यानी स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन फर्स्ट। पहले का साइन पॉजिटिव है, दूसरे का साइन 2, तो दूसरे को बड़ा होना चाहिए, जो भैया। तो जब दूसरा बड़ा होगा, सॉल्युबिलिटी की कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी यानी थर्मोडायनेमिकल कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। इस पे सवाल आते हैं। हाई हाइड्रेशन, लो लैटिस। थर्मोडायनामिक्स, तो क्या होना चाहिए? हाइड्रेशन इंथैल्पी हाई होनी चाहिए लैटिस से, यानी निकल रही है 1000 जूल, लग रही 500 जूल, वो सॉल्युबल होगा। निकल रही 1000 जूल, लग रही है कितनी? 500 जूल, तो 1000 माइनस 500 का मतलब क्या हुआ? 500 आपका बचेगा, यानी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। रजत है कि चले गए? यानी आयनिक कंपाउंड विल बी सोलुबल। अब वो तमाम फैक्टर
जिससे हाइड्रेशन एनर्जी प्रभावित है वो तमाम फैक्टर जिससे लैटिस एंथैल्पी प्रभावित है वो आप देख लो। उन्होंने देना है कि फला कंपाउंड सॉल्युबिलिटी की तरफ जाएगा या इनसॉल्युबिलिटी की तरफ जाएगा। दूसरा, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस है लैटिस एंथैल्पी से तो क्या होगा, यानी लग रही है 1000 जूल और मिल रही है 500 तो हमें देनी पड़ेगी, यानी ये इनसॉल्युबिलिटी। और तीसरी बीच की डेल्टा एच हाइड्रेशन इज इक्वल टू लैटिस, ये क्या होगा, पार्सली सोल्यूबल। दिस विल बी पार्सली सोल्यूबल। इन अगर वो डेटा दे देते हैं तो भी आपको दिमाग लगाना होगा, रिलेशन बनाने होंगे कि कैसे इन सवालों को करें। अदरवाइज आप आयनिक कंपाउंड देख के सॉल्युबिलिटी का प्रेडिक्शन कर सकते हो अगर वो ना भी दें, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जिन फैक्टर से प्रभावित होती है उन्हीं फैक्टर से लैटिस एंथैल्पी प्रभावित होती है। तो बड़ा बैलेंस बनाना चाहिए, यानी इन सॉल्युबिलिटी के दो कारण, लो हाइड्रेशन एनर्जी और हाई लैटिस एनर्जी, है ना। कॉज ऑफ इनसॉल्युबिलिटी, कॉज ऑफ इनसॉल्युबिलिटी क्या हो गया, आप पूछेंगे विच इज फेवरेबल कॉज ऑफ इनसॉल्युबिलिटी, व्हाट यू विल राइट, लो हाइड्रेशन एनर्जी और हाई लैटिस एनर्जी। हाई लैटिस, उन्होंने कहा कि इनमें से कौन फेवरेबल कॉज है इनसॉल्युबिलिटी का, तो लो हाइड्रेशन एनर्जी और हाई लैटिस एनर्जी। या उन्होंने कहा कि सॉल्युबिलिटी का कारण बताओ, सॉल्युबिलिटी की फेवरेबल थर्मोडायनामिकल कंडीशन बताओ, तो इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या होगा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी एंड लो लैटिस एनर्जी। तो बहुत ही नाजुक से क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपने वहाँ उल्टा सोच लिया सवाल निकल जाएगा। सवाल इलेक्ट्रो का, सवाल सॉलिड का लंबा, वो भी +4 है और ये भी सवाल +4 का। इसलिए इनऑर्गेनिक या जनरल केमिस्ट्री में बहुत ही आपको बिल्कुल मास्टर होना चाहिए। मास्टर होने से फायदा ये होगा कि दे विल कंज्यूम मच मोर लेस टाइम टू अटेन, और उससे आपको मजा भी आएगा। जब आपके 5 ऐसे सवाल सही हो जाएंगे तो आगे आने वाले सारे सवाल सही होते जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हर लोग, हमने भी कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो जरूर जो आपको बहुत कंफर्ट जोन में ले जाए, जो पार्ट जियोलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, उससे आप करना चालू कीजिए। और जब सारे सवाल निकलते जाएंगे तो एक टाइम विल कम कि आपके सारे सवाल आराम से निकल जाएंगे, और आपने कठिन उठा लिया तो सरल सवाल ही गलत हो जाएंगे। केवल मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मैंने 12 बताया। इसलिए आप उसमें सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा बिल्कुल हलवा लग रहा है या कौन सा आपका बेटर प्रिपेयर, उससे आप अपने एग्जाम को स्टार्ट कीजिए। और देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको जाननी होंगी जो कि एनसीईआरटी का पार्ट है तो और इम्पोर्टेंट हो जाती है, कि LIF इनसॉल्युबल है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। ये याद रखना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हो सर दोनों छोटे हैं तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, सोल्युबल नहीं। डेटा जो बता रहे हैं कि लिथियम क्लोराइड इनसॉल्युबल है, कारण क्या है, हाई लैटिस एनर्जी। और एक और सबको याद ही होगा, CSI, लिथियम आयोडाइड, CSI इनसॉल्युबल ड्यू टू लो हाइड्रेशन। देखिए 2 चीजें हो गई, और ऑप्शन में सब कुछ दिया रहेगा, उसमें भी लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, इसमें भी होगा, उसमें भी हाई लैटिस एंथैल्पी होगा और इसमें भी हाई लैटिस एंथैल्पी। तो टेक केयर कि हमें करना क्या है। तो LIF की सॉल्युबिलिटी पे अगर क्वेश्चन आए इनसॉल्युबिलिटी पे, तो ये आप कहोगे कि हाई लैटिस एंथैल्पी इसका रीजन है, इसकी लैटिस बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। क्लियर हो गया सबको? हेलो, यस सर। तो एक तो ये निकलता है सवाल, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये एग्जामिनेशन के पेपर पे होगा, कंडीशंस होंगी, ये होंगी, ठीक है।
अब हम डायरेक्टली आ जाए किस पे, हम आ जाए मोड ऑफ बॉन्डिंग का दूसरा पार्ट जिसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का जो प्राइमा फेसी है वो आप सब जानते हो, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में ठीक उल्टा जो आयनिक बॉन्ड में पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब अपनी नियर बाई इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को ये प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्त करने में जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग का टाइप हो जाता है। तो पहला टाइप होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, दूसरा होता है 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, तीसरा होता है 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में आप ले लो क्लोरीन, तो क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन तो यही रहने दो और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, 7 होते हैं। जब शेयर कराओगे तो ये कौन सी बॉन्ड होगी, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगी। 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन में आप ले लो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन तो रहने दो और 2 मैदान में उतार दो। मैदान में उतारोगे तो देखो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो रहा है, और ऑक्टेट पूरा करने में इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको आप 9th में डबल बॉन्ड कहते हैं। 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आप ले लो, किसका ले लो, आप ले लो HCN मॉलिक्यूल का। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है ये तो इनफैक्ट 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ये क्या है 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये 3 टाइप की नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जिसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं, 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अब कुछ एबनॉर्मल बॉन्डिंग भी होती है। एबनॉर्मल बॉन्डिंग में जो मोस्ट जो एबनॉर्मल में है वो है 2 सेंटर 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग 2 सेंटर 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है। अब ये इसको दिखाने वाला मॉलिक्यूल क्या है, NO। NO क्या है बेटा, व्हाट इज NO? NO जब आए तो आप में आपके दिमाग में 5 बत्तियां जलनी चाहिए। ठीक, जैसे ही NO आता है तो आपके दिमाग में सब 5 बत्तियां जलनी चाहिए। ठीक, बत्ती नंबर 1 NO के आते ही पहली बात NO है क्या? NO है जब कंपाउंड है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, और अगर ये लिगेंड है तो क्या है, नाइट्रोसिल है, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है ये लिगेंड की तरह है, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो नाइट्रोसिलियम। क्या आपको कोई ऐसा ऑनिक रिएक्शन याद आ रहा है जिसमें NO इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है? कोई रिएक्शन बताया था मैंने? जिसमें NO इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था। यस सर। क्या नाम था? यस सर। नाम बताओ, नेम रिएक्शन बताओ। इससे कौन सा रिएक्टेंट था जो रिएक्ट कर रहा था? सर NOCl वाली बताई थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रिएक्शन का नाम याद है?
वेल नोन नेम रिएक्शन है, उसमें NO जो है NO प्लस की तरह आता है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इसको याद है बेटा? Tilden's reaction. Tilden's, वेरी गुड। असरा है, असरा Eliza. एलिजा, टिल्डेन्स रिएक्शन। अच्छा, इसमें किस पे अटैक करता है ये भी बता दो। ठीक है, एल्कीन्स में करता है सर, NOCl, NO प्लस और Cl माइनस एल्कीन्स में एल्कीन पे रिएक्ट करता है। वेरी गुड। क्योंकि है उसमें HOCl और HOCl में Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, NOCl से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें Cl माइनस बनता है और NO प्लस बनता है। ये खास बात है, दोनों रिएक्शन बैक टू बैक आपको याद रखनी है। तो रिएक्शन का नाम वेरी गुड टिल्डेन्स रिएक्शन है। सवाल आएगा टिल्डेन्स रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, सीधे आंसर होगा Cl प्लस, NO प्लस, H प्लस या आंसर होगा NO प्लस। इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा क्वेश्चन आएगा HOCl में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो आंसर होगा Cl प्लस। ध्यान देना। यस सर। HOCl जब अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस, और जब NOCl अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल है NO प्लस। यही इंटरेस्टिंग है। यहाँ बनता है क्लोरोहाइड्रेन, किससे, एल्कीन से। यहाँ बनता है नाइट्रोसिलियम, जो भी नाइट्रोसो कंपाउंड है, क्लोरोहाइड्रेन। ठीक, तो देखिए जैसे ही NO आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तो आपके दिमाग की कितनी बत्ती जलनी चाहिए, कम से कम 5। पहली बत्ती कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना एसिड है ना बेस है। न्यूट्रल ऑक्साइड ना एसिड से रिएक्ट कर सकता ना बेस से। ठीक, मैंने कहा पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल 4-5 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। एक तो NO, एक तो N2O, दूसरा H2O, तीसरा चौथा नेक्स्ट है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये 4 ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि ये ना तो वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, ना तो ये एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं, ना ये बेस से रिएक्ट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये कॉमन लिगेंड है, कॉमन लिगेंड है। लेकिन खास बात क्या है, जब ये NO है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब ये NO प्लस है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये हालांकि मेडिकल में नहीं आएगा बट ये जरूर आएगा कि NO प्लस। ठीक, तीसरा